वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। स्वागत है आप सबका साइंस क्लियर क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि यूपीएचएससी के हम री एग्जाम के लिए जीएस क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आ रहे हैं, उसी सीरीज में आज ये वीडियो 18 है आपकी। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी। तो पहली बार अगर चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो अपडेट आपको समय से मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से होती रहे। जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं, नेट, सी टेट और अन्य एग्ज़ाम्स की भी आपके लिए, यूपीजीडीसी के लिए भी हम जल्दी वीडियो लेकर आएंगे। तो जो हमारा पेड पेज ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 7505601809 पर। पहला प्रश्न है, संवैधानिक सर्वोच्चता और संसदीय सर्वोच्चता के बीच भारतीय मॉडल की विशिष्टता क्या है? ए पूर्ण संसदीय प्रभुत्व, बी न्यायिक सर्वोच्चता, सी सीमित संसदीय संशोधन शक्ति, या डी राष्ट्रपति प्रधान व्यवस्था। बहुत बेहतरीन प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो पहला प्रश्न का सही उत्तर होगा सीमित संसदीय संशोधन शक्ति। ये इसका पहला उत्तर होगा। दूसरा है, यदि कोई राज्य विधेयक समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र के कानून से टकराता है तो किस स्थिति में राज्य कानून प्रभावी रहेगा? ए सदन 2/3 बहुमत से पारित होने पर, राज्यपाल की अनुमति से, सी राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर, डी उच्च न्यायालय की अनुमति से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी कि यदि कोई राज्य विधेयक समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र के कानून से टकराता है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर। मैनिफेस्ट ऑर्बिट्रेरिस का परीक्षण किस संवैधानिक अनुच्छेद से जुड़ा है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 368। मैनिफेस्ट आर्बिट्रेरिस का जो परीक्षण है वो आपके अनुच्छेद 14 से जुड़ा है। यहाँ पर ऑप्शन सही होगा बी आपका। प्रश्न संख्या 4 है, संसद द्वारा संविधान संशोधन और साधारण विधि निर्माण के बीच मूलभूत अंतर किसमें निहित है? ए राष्ट्रपति की स्वीकृति, बी न्यायिक पुनरावलोकन, सी बहुमत का प्रकार, या फिर वित्तीय प्रभाव। तो इसका सही उत्तर होगा बहुमत का प्रकार। पांचवा प्रश्न है, आउटकम बेस्ड एजुकेशन ओबीई मॉडल मुख्यतः किस पर बल देता है? ए पाठ्यक्रम पूर्णता, बी परीक्षा परिणाम, सी अधिगम परिणामों का मापन, डी शिक्षक मूल्यांकन। तो आउटकम बेस्ड एजुकेशन मॉडल जो था, ओबीई जिसे कहते हैं, वो आपका बल देता है अधिगम परिणामों के मापन के ऊपर। अगला प्रश्न है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एज परसेंट ऑफ जीडीपी कम होने का दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा? तो ए सेवा क्षेत्र में वृद्धि होगी, बी नवाचार क्षमता में कमी होगी, सी जनसंख्या वृद्धि होगी, या राजकोषीय घाटा होगा। तो जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में कमी आ रही है तो इसका सही उत्तर होगा नवाचार क्षमता में कमी। उसके बाद अगला प्रश्न है, HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रस्तावित उद्देश्य क्या था? ए केवल तकनीकी शिक्षा का नियमन, बी नियमन और वित्त का पृथक्करण, सी राज्य विश्वविद्यालय नियंत्रण, डी निजीकरण समाप्त करना। तो इसका सही उत्तर है नियमन और वित्त का पृथक्करण। ये है यूजीसी का। उसके बाद अगला प्रश्न है,
यदि केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु सीआरआर बढ़ाता है तो प्राथमिक प्रभाव क्या होगा? बैंकिंग तरलता में वृद्धि होगी, बैंकिंग तरलता में कमी आएगी, निर्यात वृद्धि होगी या सरकारी व्यय में वृद्धि होगी। तो इसका उत्तर आपको बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका बैंकिंग तरलता में कमी। इसका उत्तर हो जाएगा बैंकिंग तरलता में कमी। अगला प्रश्न है करंट अकाउंट डेफिसिट लगातार उच्च रहने पर दीर्घकाल में क्या जोखिम उत्पन्न होता है? मुद्रा सुदृढ़ीकरण, बी बाह्य ऋण निर्भरता, मुद्रास्फीति में कमी या डी निवेश वृद्धि। तो ये होता है बाह्य ऋण निर्भरता, बी वाला सही होगा यहाँ से। ट्विन डेफिनेट हाइपोथेसिस किन दो घाटों के संबंध को दर्शाता है? व्यापार और चालू खाता, बी राजकोषीय और चालू खाता, सी राजस्व और पूंजी, डी बैंकिंग और वित्तीय। तो ट्विन डेफिनेट हाइपोथेसिस जो है वो दर्शाती है राजकोषीय और चालू खाते को। बी ऑप्शन सही हो जाए। एंडोजिनस ग्रोथ थ्योरी में किस तत्व को केंद्रीय माना गया है? ए प्राकृतिक संसाधन, बी बाह्य झटके, सी मानव पूंजी एवं नवाचार, डी जनसंख्या वृद्धि। तो इसका उत्तर होगा मानव पूंजी एवं नवाचार। सबलार्टन इतिहास लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए राजाओं का वर्णन, बी उपनिवेशवाद का समर्थन, सी हाशिए के समूहों का दृष्टिकोण, डी राष्ट्रवादी व्याख्या। तो सबाल्टर्न इतिहास लेखन का मुख्य उद्देश्य है आपका हाशिए के समूह का दृष्टिकोण। सी वाला ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह की राष्ट्रीय बनाम सैनिक विद्रोह बहस मुख्यतः किस पर आधारित है? नेतृत्व संरचना पे, भौगोलिक विस्तार पे, वैचारिक एकता पे, विदेशी समर्थन पे। तो इसका उत्तर बताना है तो ये आधारित है वैचारिक एकता पर। प्रश्न संख्या 14, द्रविड़ आंदोलन का उदय किस सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़ा था? ए भूमि सुधार, बी ब्राह्मण वर्चस्व के विरोध, सी औद्योगिकरण, डी धार्मिक सुधार। तो द्रविड़ आंदोलन का जो उदय था वो किससे जुड़ा हुआ था? ब्राह्मण वर्चस्व के विरोध से। बी वाला ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा। यदि ITCZ उत्तर की ओर अधिक खिसक जाए तो भारत में संभावित प्रभाव क्या होगा? ए शीतलहर, बी मानसून में तीव्रता, सी सूखा, डी चक्रवात कमी। तो यदि ITCZ, एक मिनट, हाँ, उत्तर की ओर अधिक खिसक जाए तो भारत में संभावित प्रभाव क्या होगा? तो शीतलहर आएगी, मानसून में तीव्रता होगी, या सूखा होगा, या फिर चक्रवात में कमी आएगी। तो ये होगी मानसून में तीव्रता। ऑप्शन बी यहां से सही हो जाएगा। 16 है थर्मोहेलाइन परिसंचरण बाधित होने का वैश्विक प्रभाव क्या हो सकता है? ए मानसून वृद्धि, समुद्री जैव विविधता स्थिरता, जलवायु स्थिरता या फिर समुद्री स्तर कमी। अभी उसके बाद अगला प्रश्न है तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका जलवायु अस्थिरता। 16 का सी सही होगा। 17 प्रश्न है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट मुख्यतः किससे संबंधित है? वन कटाव, शहरी कंक्रीट संरचना, सी समुद्री धाराएं, डी पर्वतीय हवाएं। ए वन कटाव, बी शहरी कंक्रीट संरचना, सी समुद्री धाराएं, डी पर्वतीय हवाएं। तो ये संबंधित है आपका शहरी कंक्रीट संरचना से।
अगला प्रश्न है, क्वांटम एंटेंगलमेंट का मुख्य सिद्धांत क्या है? ऊर्जा संरक्षण, बी कणों की परस्पर निर्भर अवस्था, सी गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, डी विद्युत आवेश। तो क्वांटम एंटेंगलमेंट का मुख्य सिद्धांत जो होता है वो कणों की परस्पर निर्भर अवस्था पर होता है। संख्या 19 है प्रश्न संख्या, जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी का संभावित जोखिम क्या है? कृषि उत्पादन वृद्धि, बी जैव विविधता संतुलन, सी प्रतिरक्षा सुदृढ़ीकरण, डी रोग समाप्ति। तो जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी का जो संभावित जोखिम होता है वो होता है जैव विविधता असंतुलन। इससे जैव विविधता असंतुलित हो सकती है। अगला ही प्रश्न है, डार्क एनर्जी की अवधारणा किससे जुड़ी है? ए आकाशगंगाओं का संकुचन, बी ब्रह्मांड का तीव्र विस्तार, सी ब्लैक होल, या फिर डी नाभिकीय विखंडन। तो इसका उत्तर होगा सही, ब्रह्मांड का तीव्र विस्तार। प्रश्न संख्या 21, ग्लोबल साउथ की एकजुटता का प्रमुख कूटनीतिक उद्देश्य क्या है? ए सैन्य संगठन, बी जलवायु न्याय एवं विकास वित्त, सी व्यापार प्रतिबंध, या डी तकनीकी प्रतिबंध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जलवायु न्याय एवं विकास वित्त। 22 है, कार्बन बॉर्डर टैक्स का विकासशील देशों पर संभावित प्रभाव क्या है? ए निर्यात वृद्धि, बी प्रतिस्पर्धात्मक दबाव, सी कर राहत, और डी मुद्रा स्थिरता। तो सही उत्तर होगा प्रतिस्पर्धात्मक दबाव। अगला प्रश्न है 23, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन डिवर्सिफिकेशन क्यों महत्वपूर्ण है? एक कृषि सुधार के लिए, बी तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए, सी शिक्षा विस्तार के लिए, डी पर्यटन। तो इसका भी सही उत्तर होगा तकनीकी आत्मनिर्भरता। 24 प्रश्न है, सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से बैंकिंग प्रणाली पर क्या प्रभाव संभव है? ए बैंकों की भूमिका समाप्त, बी तरलता जोखिम पुनर्संतुलन, सी नकदी की वृद्धि, डी मुद्रास्फीति की वृद्धि। तो इसका सही उत्तर होगा तरलता जोखिम पुनर्संतुलन, बी वाला सही होगा आंसर ऑप्शन। रूल ऑफ लॉ का मूल तत्व क्या है? ए कार्यपालिका सर्वोच्चता, बी विधि के समक्ष समानता, सी संसदीय प्रभुता संप्रभुता, डी न्यायिक निष्क्रियता। तो रूल ऑफ लॉ का मूल तत्व क्या है? रूल ऑफ लॉ का मूल तत्व है विधि के समक्ष समानता। अगला प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर होगा संसदीय फिर संप्रभुता, संसदीय संप्रभुता। पब्लिक गुड्स की विशेषता क्या है? ए प्रतिद्वंद्विता, बी बहिष्करण, सी अप्रतिद्वंदी एवं गैर बहिष्करणीय, सी डी जो है निजी स्वामित्व है। तो पब्लिक गुड्स की विशेषता क्या है? तो इसकी पब्लिक विशेष जो गुड्स की विशेषता होती है वो बहिष्करण होती है। अगला प्रश्न है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मूल सिद्धांत किन तीन आयामों में है? कृषि उद्योग व्यापार, बी आर्थिक सामाजिक पर्यावरणीय, सी ग्रामीण शहरी वैश्विक, ऊर्जा खनन उद्योग। तो ये सही उत्तर होगा इसका आर्थिक सामाजिक पर्यावरणीय। तो यही उत्तर है सामाजिक, आर्थिक सामाजिक पर्यावरणीय। 28 प्रश्न है, एआई रेगुलेशन में सबसे बड़ा नैतिक प्रश्न क्या है? ए लागत, बी पारदर्शिता एवं जवाबदेही, सी स्पीड, डी हार्डवेयर। तो इसमें सबसे ज्यादा जो नैतिक प्रश्न है वो पारदर्शिता एवं जवाबदेही का है, बी वाला ऑप्शन यहाँ से सही होगा। प्रश्न संख्या 29 है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के अंतिम चरण में सामान्यतः क्या पाया जाता है? ए उच्च जन्म दर, बी
उच्च मृत्यु दर, सी वृद्ध जनसंख्या वृद्धि, डी जनसंख्या विस्फोट। तो सही उत्तर होगा इसका वृद्ध जनसंख्या वृद्धि। अंतिम प्रश्न है आपका, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की नीति भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? एक ध्रुवीय गठबंधन, बहुध्रुवीय गठबंधन संतुलन, सी आर्थिक अलगाव, डी सैन्य निर्भरता। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की नीति भारत के लिए क्यों क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुध्रुवीय संतुलन होता है। तो दोस्तों ये थे आज के आपके 30 जीएस के क्वेश्चन। और अगर इसको पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज्वाइन पेज, पेड पेज के लिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं इस पे व्हाट्सअप करके। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच टू वॉच फुल।